हेलो बच्चों, आज हम अध्याय लोकतंत्र और संचार के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संचार के परिचय पर, संचार के साधन पर, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका पर, संचार की नैतिकता और जवाबदेही पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं संचार से। बच्चों, संचार को समझने के लिए आपको कुछ बातों पे विचार करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप सोच कर देखिए कि टेलीविजन पे आने वाले प्रोग्राम्स में आपका सबसे फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है। जरा सोच के देखिए कि आपके दादी और आपके दादा रेडियो पे क्या सुनना पसंद करते हैं, और जरा गौर कीजिए कि आपके मम्मी पापा कौन से अखबार या पत्रिका को पढ़ते हैं, या आपके बड़े भाई बहन इंटरनेट पे क्या सर्फिंग करते हैं या क्या देखते हैं। बच्चों, जब आप इन सभी चीजों पे गौर करोगे तो आपको लगेगा कि ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अनिवार्य हैं। बच्चों, सामूहिक रूप से रेडियो, टेलीविजन, अखबार, इंटरनेट, ये सभी जो हैं संचार के माध्यम हैं, या आप कहें तो ये सभी जो हैं एक मीडिया है। बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि ये मीडिया क्या होता है। तो बच्चों, मीडिया जो है अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। बच्चों, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि संचार किसे कहते हैं, तो संचार का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों एवं जानकारियों को अभिव्यक्त तथा आदान प्रदान कर सकते हैं। बच्चों, इन संचार माध्यमों जैसे कि टीवी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर, इनके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी कठिन है। जब हम बात करते हैं इंटरनेट की, तो इसका प्रचलन बहुत लंबे समय पहले से नहीं है। पुराने समय से ही अखबार, टेलीविजन और रेडियो, ये जो है संचार के ऐसे माध्यमों में गिने जाते हैं जिनकी पहुंच एक ही समय में बहुत लोगों तक होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन माध्यमों पे विस्तार में चर्चा करते हैं। बच्चों, ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये टेलीविजन के प्रारंभिक रूप की है और इसका आविष्कार जॉन एल बेट ने किया था। बच्चों, आप इस चित्र को देख रहे हैं, ये टाइपराइटर है और इसका आविष्कार 1940 के दशक में किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे संचार के साधन पर। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम मास मीडिया से। बच्चों, टीवी, रेडियो और अखबार ऐसे संचार के माध्यम हैं जिनकी पहुंच देश विदेश के लाखों लोगों तक है। इसीलिए इसे जनसंचार का माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की, तो अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि जो हैं ऐसे संचार के माध्यम हैं जो छपे होते हैं। इसीलिए इन्हें प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो इस श्रेणी में टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट आदि को रखा जाता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका पर। बच्चों, लोकतंत्र में देश विदेश की घटनाओं की सूचना देने एवं चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। और इसके अलावा
सरकार के कार्यों एवं नीतियों के बारे में भी जानकारी देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिर्फ यही नहीं, असहमति होने पर हम इन्हीं माध्यमों की सहायता से सरकार की नीतियों के प्रति विरोध भी जताते हैं। बच्चों, सरकार को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनप्रिय बनाने में संचार के विभिन्न माध्यम जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। और यही नहीं, संचार के जो माध्यम हैं वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने में तथा देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने में मदद करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे संचार की नैतिकता एवं जवाबदेही पर। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी जो है वो संतुलित होनी चाहिए। बच्चों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये संतुलित या संतुलित रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है और फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर संतुलित रिपोर्ट लिखना है तो संचार माध्यमों के स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है। या आप ये कह सकते हैं कि संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर पूरी तरह निर्भर करता है। बच्चों, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्वतंत्र संचार माध्यमों का तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों की कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। अगर हम बात करते हैं समाचार में स्वतंत्रता की, तो बच्चों, समाचार का विवरण देने में कोई उन्हें निर्देशित ना करे या कोई उन्हें ये ना कहे कि इसमें क्या सम्मिलित करना है और क्या सम्मिलित नहीं करना है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी चर्चा संचार की नैतिकता एवं जवाबदेही पे जारी रखते हैं। हालांकि हम संचार माध्यमों में स्वतंत्रता की बात करते हैं, पर फिर भी संचार माध्यम जो है पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। उन पे सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है। आंशिक नियंत्रण अर्थात सेंसरशिप। अब आपके लिए यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि सेंसरशिप आखिर होता क्या है। तो जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत या किसी भी चीज को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ पे ये जान ले कि सरकार ने आपातकाल अर्थात 1975 और 77 के दौरान संचार माध्यमों पे सेंसर लगा दिया था। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये सेंसरशिप एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इस लास्ट वाले चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर जेल प्लस ₹50 लाख फाइन फॉर फेयरनेस क्रीम एड। अर्थात बच्चों, जो फेयरनेस क्रीम एड है, जो कि ये दावा करते हैं कि उन क्रीमों के यूज करने से कोई भी व्यक्ति का कलर जो है वो गोरा हो जाएगा। तो बच्चों, सरकार ने झूठा प्रॉमिस करने वाले इन क्रीम एजेंसी पे ये कह के कि ये भारत में स्किन कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं, इन पे सेंसरशिप लगा दिया था, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के उत्पादों को बेचने वाली एजेंसी तथा कंपनी पे जेल के साथ साथ जुर्माना भी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा संचार की नैतिकता एवं जवाबदेही पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं ये जो संचार माध्यम है
ये हमारे एजेंडा को तय करते हैं। अब आपके लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि संचार माध्यम आखिर हमारे एजेंडा कैसे तय करते हैं। तो बच्चों, किन घटनाओं पे ध्यान केंद्रित किया जाए या किन घटनाओं से ध्यान हटाया जाए, ये सभी जो है या इन सभी में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चलिए इसको हम एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके स्कूल में है एनुअल फंक्शन होता है, पर जरूरी नहीं है कि इस फंक्शन की न्यूज़ जो है किसी भी संचार के माध्यम में प्रकाशित हो। लेकिन इसके जस्ट विपरीत, अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है और मुख्य अतिथि के रूप में कोई अभिनेता या नेता या कोई फेमस पर्सनालिटी आते हैं, तो हर संचार के माध्यम इसे न्यूज़ बनाकर जन समुदाय तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि ये संचार के माध्यम ही है जो एजेंडा तय करते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों, ये हार्डली मैटर करता है कि आपके एनुअल फंक्शन में आपके माता पिता आपके साथ जाते हो, पर अगर आपकी जगह कोई स्टार किड हो तो ये बात जो है पूरे नेशनल न्यूज में छा जाती है। अर्थात यहाँ पे भी जो है संचार माध्यम ही एजेंडा को तय करता है। उसी तरह अगर आप बात करें लैक्मे फैशन शो, तो इसमें क्या है, एक सामान्य सा दिखने वाला वस्त्र लाखों और करोड़ों में बिकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ मीडिया का कमाल होता है। मीडिया इसे एजेंडा बना के प्रकाशित करता है। जबकि अगर वास्तविकता की बात करें तो इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वस्त्र निर्माता या बुनकर होते हैं जो इनसे भी अच्छे अच्छे वस्त्र बनाते हैं, पर उनकी आइडेंटिटी इसलिए दब जाती है क्योंकि उन पर मीडिया की नजर नहीं पड़ती। तो बच्चों, इन सारे एग्जाम्पल को देखने के बाद यह कहना बहुत ही आसान हो गया है कि संचार माध्यम ही एजेंडा को तय करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने संचार के परिचय पे, संचार के साधन पे, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका और संचार की नैतिकता एवं जवाबदेही पे चर्चा की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका रेफरेंस क्या है, तो बच्चों इसका रेफरेंस है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम संचार की नैतिकता एवं जवाबदेही पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। उसके अलावा हम विज्ञापन की दुनिया और लोकतंत्र में विज्ञापन और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और एक नागरिक सूचना कैसे मांगेगा, इन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।